हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन आंसर के साथ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 द राइज ऑफ एम्पायर्स के क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट को। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी वीडियो एक जगह आसानी से मिल जाए, आपको बार बार यूट्यूब पे ढूंढनी ना पड़े, जिससे आपका भविष्य में समय बचेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन एम्पायर। एक एम्पायर के क्या फीचर, क्या लक्षण होते हैं, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए किंगडम, एक्सप्लेन इट। और ये एक राज्य से कैसे अलग होता है, इसको आप समझाइए। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको पता है एम्पायर क्या होता है। एम्पायर बहुत बड़ा रीजन होता है। एम्पायर इज ए वास्ट रीजन, वही हम लिखेंगे। मेड अप ऑफ किस किस चीज़ से बना होता है, उसमें बहुत सारी डिफरेंट स्मॉल किंगडम्स होते हैं, टेरिटरीज होती हैं, और जो कि रूल्ड बाई ए सिंगल पावरफुल एम्परर, जो कि एक सिंगल पावरफुल जो सम्राट होता है उसके द्वारा ही पूरी की पूरी ये रूल्ड होती हैं। तो एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स, एंड इस ई को आप कैपिटल कर लेना। Empires are larger than kingdoms and include people from various backgrounds, culture and languages. तो जो एम्पायर होते हैं वो किंगडम से बड़े होते हैं। उनमें क्या क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, कल्चर के और लैंग्वेज के, क्योंकि बहुत सारे किंगडम्स को मिला के एम्पायर बनता है। द एम्परर कंट्रोल एन एम्पायर थ्रू स्ट्रॉन्ग आर्मी। तो जो सम्राट होता है, एम्परर होता है, वो इसको कंट्रोल कैसे करता है? एक स्ट्रॉन्ग आर्मी के थ्रू द्वारा कंट्रोल करता है। ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका, क्योंकि पूरा सब कुछ, सारी बागडोर एम्परर के हाथ में होती है। और एफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, लाइक रोड्स बाय रोड की तरह एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन का नेटवर्क होता है कि आपको कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी थी उस समय में, तो उस समय में तो रोड के थ्रू जाके ही आप बता पाओगे, मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं या इंटरनेट। एंड बाय कलेक्टिंग टैक्सेस एंड मैनेजिंग रिसोर्सेस। और क्या क्या करता है एम्परर? टैक्स कलेक्ट करता है और रिसोर्स को मैनेज करता है। ए किंगडम ऑन द अदर हैंड इज यूजुअली स्मॉलर इन साइज। तो दूसरी तरफ आप देखोगे कि जो एक किंगडम राज्य होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। मेड अप ऑफ पीपल फ्रॉम ए सिमिलर बैकग्राउंड, जहाँ पे जो लोग होते हैं उनकी बैकग्राउंड सिमिलर होती है। यहाँ पे क्या था? वेरियस बैकग्राउंड था, अलग अलग तरह की बैकग्राउंड से, मतलब इसका मतलब है कि जिनके व्यवसाय अलग अलग हैं, जो, ठीक है, वो होता है कि सिमिलर बैकग्राउंड और वेरियस बैकग्राउंड, जो अलग अलग तरह के काम करते हैं। एंड रूल्ड बाई ए किंग। तो किंगडम में कौन होता था? एक राजा होता था, जो वहाँ जो उस पर राज्य करता था। while the emperor of an empire may allow local rulers to govern regions। तो एम्पायर में जो एम्परर होता था वो लोकल रूलर्स को गवर्न करने के लिए, किसी भी क्षेत्र का शासन करने के लिए उनको अलाउ कर देता था। जैसा आपने पढ़ा था, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज होती थी, दे मस्ट पे ट्रिब्यूट एंड ओबे द एम्परर। तो वे क्या करते थे? उनको क्या करना होता था? सिर्फ एम्परर को ट्रिब्यूट करना होता था और उसकी आज्ञाओं का पालन करना होता था। देयरफॉर द मेन डिफरेंस इज दैट एन एम्पायर इज लार्जर, मोर डाइवर्स एंड रूल्ड बाई वन सुप्रीम अथॉरिटी। तो जो मेन डिफरेंस है अब आपको एम्पायर और किंगडम में दिखेगा कि ये क्या बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है, और ये एक सुप्रीम अथॉरिटी के द्वारा रूल्ड होता है। वाइल ए किंगडम इज स्मॉलर एंड ऑफन मोर यूनिफॉर्म इन पॉपुलेशन। जबकि जो एक किंगडम होता है, राज्य होता है, वो छोटा होता है, और जो वहाँ की पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा डाइवर्स ना होकर बहुत यूनिफॉर्म होती है, मतलब सब एक जैसे से ही होते हैं वहाँ, बहुत ज़्यादा डाइवर्स उसमें नहीं होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। व्हाट आर सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर द ट्रांजिशन फॉर किंगडम टू एम्पायर। तो राज्यों से साम्राज्य में जब परिवर्तन के लिए जोन जोन से महत्वपूर्ण कारण है वो आप बताइए क्या थे। कि पहले छोटे राज्य होते थे, राज्य से फिर बड़े बड़े एम्पायर बने, तो इस परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण रीजन कौन कौन से थे वो आप बताइए, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। द चेंज फ्रॉम किंगडम टू एम्पायर हैपन ड्यू टू सेवरल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स।
ठीक है, तो जो राज्यों से साम्राज्यों में बदलने में कई सारे फैक्टर्स मददगार थे। द यूज ऑफ आयरन टूल्स इम्प्रूव फार्मिंग एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो सबसे पहला क्या था उनमें, आयरन टूल का यूज था जिसने फार्मिंग को इम्प्रूव किया और मिलिट्री की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, अलाउइंग सर्टेन किंगडम टू गेन मोर पावर एंड एक्सपेंड देयर टेरिटरीज, जिसने बहुत सारे राज्यों को इसमें अलाउ किया, एबल किया कि वो ज़्यादा शक्ति इकट्ठा करें और अपनी टेरिटरी को, अपने क्षेत्र को, राज्य को दूर तक फैला सकें। Fertile land and natural resources help regions like Magad become stronger and wealthy। अब जो वहाँ के फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी थी और नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, इस तरह से कुछ रीजन्स को जैसे कि मगध उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग और वेल्दी, धनी बना दिया। अब इसके साथ साथ स्ट्रोंग लीडरशिप वाज आल्सो क्रूशियल। देखिए ये सब चीज़ें तो थी लेकिन इसके साथ में स्ट्रोंग लीडरशिप भी होनी चाहिए थी जो कि बहुत क्रूशियल थी। विद स्मार्ट रूलर्स लाइक चंद्रगुप्त मौर्य यूनाइटिंग मैनी स्मॉल किंगडम्स अंडर वन रूल। तो जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हो आप, जिन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम राज्यों को एक ही रूल के अंदर ला दिया था। ट्रेड, न्यू रोड्स एंड इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन अलाउड रीजन्स टू बी कनेक्टेड एंड मैनेज बेटर। तो उस समय में जो ट्रेड व्यापार होता था, नए नए रोड थे, कम्युनिकेशन के इम्प्रूव्ड साधन थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन हुआ इससे, तो जो रीजन थे उनको बहुत पास लेके आ गए और उनको मैनेजमेंट को अच्छा बनाया। एज ए रिजल्ट स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम join together or were conquered to form large empire with more territory, resources and people। अब इसको आप एक रिजल्ट की तरह देखेंगे तो जो छोटी और इंडिपेंडेंट किंगडम थे, राज्य थे, वे एक जगह जुड़ के, एक साथ जुड़ के, ठीक है, या फिर एक दूसरे के साथ संघर्ष करके, एक दूसरे को आपस में मिला के उन्होंने लार्ज एम्पायर में खुद को कन्वर्ट किया। ठीक है, उन्होंने अपनी टेरिटरी बढ़ाई, अपने रिसोर्सेज बढ़ाए और अपने लोग, वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ी जिससे। तो ये सब चीज़ें मिलकर एक एम्पायर का निर्माण करती हैं कि उसकी टेरिटरी बढ़ जाए, रिसोर्सेज बढ़ जाएं और पीपल बढ़ जाएं, वैरायटी ऑफ पीपल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। अलेक्जेंडर इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट किंग इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वाई डू यू थिंक दैट इज सो। तो जो अलेक्जेंडर था उसको विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजा माना जाता है। आपको ऐसा लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है? आपको ऐसा क्यों लगता है? आप बताइए इसके बारे में। तो अलेक्जेंडर इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट किंग बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री लीडर इन हिस्ट्री। तो सबसे पहले वो ग्रेटेस्ट मिलिट्री लीडर था, वही बताओ आप कि अलेक्जेंडर को हम इम्पोर्टेंट राजा कंसिडर करेंगे क्योंकि वो एक बहुत ही महान मिलिट्री लीडर था हिस्ट्री का। बिल्डिंग ए ह्यूज एम्पायर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे टाइम में उसने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था। ही कंक्वायर्ड लार्ज एरियाज फ्रॉम ग्रीस टू इंडिया एंड स्प्रेड ग्रीक कल्चर एंड आइडियाज वेयर ही वेंट। तो उसने क्या किया? ही कंक्वायर्ड, उसने विजय किए, जीत लिए बहुत बड़े बड़े एरिया, ग्रीस से लेकर इंडिया तक, ठीक है, और जो ग्रीक कल्चर था उसको दूर तक फैलाया और आइडिया को जहाँ भी वह गया। अलेक्जेंडर नेवर लॉस्ट ए मेजर बैटल एंड शोड ग्रेट स्किल इन लीडिंग हिज आर्मी। अलेक्जेंडर ने किसी भी बड़े युद्ध को कभी नहीं हारा वो, ठीक है, और उसने जो उसकी लीडिंग आर्मी को लीडिंग की कैपेबिलिटी थी उसमें बहुत ही ग्रेट स्किल को शो किया, प्रदर्शित किया। His actions allow for the mixing of different culture and help spread arts, idea and knowledge across continents, which is known as the Hellenistic Age। अब जो उसके ये एक्शन थे, उन्होंने क्या किया? अब ग्रीक से लोग आए, आपस में एक दूसरे के साथ घुले मिले, सभी दूसरे कल्चर के साथ में। उसने क्या किया? बहुत ही बड़े लेवल पर आर्ट को, आइडिया को, नॉलेज को फैलाया पूरे कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में। तो विच इज़ नोन एज हेलेनिस्टिक एज, जिसको हेलेनिस्टिक एज के नाम से भी हम जानते हैं। अलेक्जेंडर के टाइम को आपने बुक में पढ़ा है, इनको हेलेनीज बोलते थे।
इवन आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के उपरांत भी, द रीजन ही कंक्वर्ड, जो उसने जगह रीजन क्षेत्र जो उसने जीत लिए थे, वर इन्फ्लुएंस बाय द चेंजेस ही ब्रोट। तो वो अभी तक भी उसी जो जो चेंजेस उसके कारण वहाँ पे आए थे उस रीजन में, उन्हीं के इन्फ्लुएंस में वे थे। मेकिंग हिम ए फेमस फिगर इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो देखिए, आपने कोई चेंज किया और वो चेंज आपका कंटिन्यू रह रहा है आपके जाने के बाद भी, तो इसकी वजह से वो क्या हो गए, हिस्ट्री में फेमस हो गए अलेक्जेंडर जो था, क्योंकि उसके जाने के बाद भी जो जो रीजन में उसने जो जो चेंजेस किए थे वो उनका इन्फ्लुएंस बाद तक भी रहा वहाँ पे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास में द मौर्य आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट स्टेट योर रीजन्स। तो जो मौर्य वंश था उसको महत्वपूर्ण माना जाता है, आप इसके लिए अपना रीजन दीजिए, कारण बताइए। तो द मौर्यन आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट बिकॉज दे created the first great empire that covered almost the entire Indian subcontinent। तो सबसे पहले तो यही है कि मौर्यन को हम इम्पोर्टेंट क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा किया जो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कवर करता था, स्टार्टिंग विथ चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसकी शुरुआत कब से हुई मौर्यन एम्पायर की? चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। द डायनेस्टी बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। चंद्रगुप्त मौर्य से ही जो ये डायनेस्टी थी उसने क्या किया, पूरा एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को बिल्डअप किया, ट्रेड को ऑर्गेनाइज किया, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और अपने पूरे क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। अंडर एम्परर अशोका द मौर्यन एम्पायर बिकम नोन फॉर प्रमोटिंग पीस। तो जो अशोक उस टाइम में सम्राट बना, अशोक के समय में क्या हुआ, उन्होंने पीस को प्रमोट किया, शांति को, बिल्डिंग रोड्स, अच्छे अच्छे रोड बनाए, एंड सपोर्टिंग वेलफेयर फॉर पीपल एंड एनिमल्स, और लोगों के और पशुओं के वेलफेयर को प्रमोट किया कि पशुओं को नहीं मारना है। द मौर्याज आल्सो प्लेड ए लार्ज रोल इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म बोथ विद इन इंडिया एंड टू अदर कंट्रीज। तो वे मौर्य ही थे जिन्होंने बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को भारत में और भारत के बाहर दूसरे देशों में भी बहुत दूर तक फैलाया, और उन्होंने मेन रोल प्ले किया इसमें, इसको बौद्ध धर्म को के प्रचार में। देयर रूल यूनाइटेड मैनी रीजन्स एंड लेफ्ट ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर, आर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो उनका रोल था उसने कहीं ना कहीं पूरे भारत को यूनाइट, इकट्ठा करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जिसके इम्पैक्ट अभी आज तक भी भारतीय कल्चर पे, आर्ट पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे देखे जा सकते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर सम ऑफ कौटिल्याज की आइडियाज। तो कौटिल्य के कुछ मुख्य विचार क्या थे? विच वन ऑफ दीज कैन यू ऑब्जर्व इवन टुडे इन वर्ल्ड अराउंड अस। इनमें से कौन से आज के समय में भी हमारे आसपास देखे जा सकते हैं? तो शुरू करते हैं। कौटिल्याज इंट्रोड्यूस मैनी पावरफुल आइडियाज फॉर रनिंग ए स्टेट नोन एज द सप्तांग थ्योरी। तो कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी खुद से इंट्रोड्यूस की थी, जो कि उसके बहुत पावरफुल आइडिया था किसी भी स्टेट की रनिंग में, किसी भी राज्य को चलाने में। विच स्पोक अबाउट 7 की एलिमेंट्स, जो 7 की एलिमेंट्स के बारे में बताता है हमें, जैसे कि आपकी बुक में भी दिए गए हैं सप्तंग। द किंग, रूलर, मिनिस्टर, लैंड एंड पॉपुलेशन, फोर्टिफाइड कैपिटल, ट्रेजरी, आर्मी एंड एलाइज, ये 7 चीज़ें उसके एलिमेंट थे। ठीक है। ही स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइज लीडरशिप। उसने बुद्धि की, वाइज मतलब बहुत ही बुद्धिमानी की लीडरशिप पर बहुत वो दिया, स्ट्रेस दिया, बहुत ज़्यादा जोर दिया इस पर। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, वेल्थ मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड गुड एडवाइजर्स। तो उसने किस किस क्या क्या चीज़ें बताई कि जो लीडरशिप है वो वाइज होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जस्टिस और न्याय रहना चाहिए, जस्टिस उसके राज्य वहाँ पे, और वेल्थ का मैनेजमेंट होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, और एडवाइजर्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए।
टुडे मैनी कंट्रीज स्टिल फॉलो सिमिलर आइडियाज़। तो आज के समय में भी बहुत सारी कंट्रियाँ यही इन्हीं आइडियाज़ को फॉलो कर रही हैं। गवर्नमेंट हैव स्ट्रॉन्ग लीडर्स, गवर्नमेंट उसको जहाँ जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग लीडर होता है जिस भी कंट्री का, उसको अच्छी गवर्नमेंट बोलते हैं। अच्छे एडवाइजर्स हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, हर साल आर्मीज रखते हैं और अलायंस बना के रखते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ में कि कभी ज़रूरत पड़े तो वो उनके काम आ जाएं। नाउ गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड टीम वर्क आर स्टिल वैल्यूड फॉर सक्सेस जस्ट एज कौटिल्याज टोट। तो आज के समय में भी जो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और टीम वर्क, ठीक है, सक्सेस के लिए वैल्यूड है, महत्वपूर्ण है, जैसा कि कौटिल्य ने बताया था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट वर द अनयूजुअल थिंग्स अबाउट अशोक एंड हिज एम्पायर। तो अशोक और उसके साम्राज्य के बारे में आपको अनयूजुअल, असामान्य बातें क्या थी, क्या लगती हैं। व्हाट ऑफ दैट ही कंटिन्यूड टू इन्फ्लुएंस इंडिया एंड वाई। अब इनमें से भारत पर आज भी क्या प्रभाव डालती हैं और क्यों डालती हैं। राइट योर ओपिनियन अबाउट 250 वर्ड्स। अब आपको जो ओपिनियन हो इस बारे में उसको आपको 250 वर्ड्स में लिख के बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक वाज एन अनयूजुअल रूलर बिकॉज, अशोक क्या एक अनयूजुअल रूलर था, उसका कारण क्या थे बताते हैं। ही चेंज आफ्टर द कलिंग वार, जैसा कि आपने पढ़ा कि कलिंग वार के बाद में वो पूरी तरह से बदल गया। टर्निंग फ्रॉम ए कंक्वेयर टू ए प्रोमोटर ऑफ पीस एंड धर्म, दैट इज मोरल ड्यूटी। तो उसके बाद में उसने क्या किया, वो पूरी तरह से अब एक कंक्वेयर मतलब साम्राज्यवादी, साम्राज्य के विस्तार करने से लेकर अब वो पीस को प्रमोट करने लग गया और धर्म को प्रमोट करने लग गए अशोक। अनलाइक मैनी किंग्स ही वॉज डीपली कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एंड ऑल लिविंग बींग्स। तो वो बहुत सारे दूसरे राजाओं से अलग वो अब किस पे ध्यान देने लग गया, लोगों के वेलफेयर पे और वहाँ पे रहने वाले सारी जितने भी जानवर थे, लिविंग बींग्स थे, सब पे। इंस्टीड ऑफ एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर फर्दर थ्रू वायलेंस। देखिए उस टाइम में वायलेंस मतलब आप वायलेंस से ही एम्पायर को फैला सकते थे उस समय में, तो उसने इसको छोड़ दिया कि इंस्टीड वायलेंस से एम्पायर को फैलाने के बजाय ही एडोप्टेड नॉन वायलेंस, रिलीजियस टॉलरेंस एंड कंपैशन एज द बेसिक ऑफ हिज रूल। तो उसने इसको पूरा चेंज ही कर दिया, पहले वायलेंस से रूल होता था, अब इसने नॉन वायलेंस को अडोप्ट कर लिया, रिलीजियस टॉलरेंस को अडोप्ट किया और कंपैशन को, इसको अपने उसका बेसिक बनाया अपने रूल का। कंपैशन होता है करुणा, करुणा का भाव। ही बिल्ट हॉस्पिटल्स, रेस्ट हाउस एंड वेल्स। तो उसने क्या क्या बनाए, हॉस्पिटल बनाए, आराम गृह बनाए, कुएं खुदवाए, पेड़ लगवाए एंड एरेक्टेड एडिक्ट्स, जैसा आपने पढ़ा था, और बहुत सारे शिलालेख लिखवाए। टू गाइड पीपल ऑन मोरल लिविंग, लोगों को अच्छी चीज़ें मोरल बताने के लिए, सिखाने के लिए उसने क्या किया कि ये सारे काम करवाए और एडिक्ट्स भी करवाए, बनवाए। अशोका रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजियस बिलीव्स। अशोक क्या था, सभी जो जितने भी धर्म के मानने वाले थे सबको सम्मान देता था, रेस्पेक्ट करता था। अलाउइंग पीपल टू प्रैक्टिस डिफरेंट फेथ्स फ्रीली। तो लोग, जिससे कि लोगों को किसी भी धर्म को वे आराम से अपना सकते थे और उसमें वो मान सकते थे। विच वर रेयर एट दैट टाइम, जो कि उस समय में बहुत ही कम देखने को मिलता था। हिज ऑफिसर्स ऑफ धम्म स्प्रेड हिज टीचिंग एंड लुक्ड आफ्टर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। तो जिसके ऑफिसर थे उसके धम्म का, ठीक है, जो कि धम्म दिया गया है, मोरल ड्यूटीज आपको बताया गया ऊपर, उसको स्प्रेड करते, प्रचार करते थे, उसकी टीचिंग्स को दूर दूर तक उन्होंने लोगों की वेलबींग के लिए फैलाया। द लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ अशोका कैन बी सीन इन इंडिया, इंडियाज कोर वैल्यू टूडे। तो जो अशोक की ये पूरी की पूरी इन्फ्लुएंस थी वे आज भी भारत की कोर वैल्यू में
दिखती है कि कैसे अपना प्रभाव रखती है। द अशोक चक्र एट द सेंटर ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग इज ए डायरेक्ट रिमाइंडर ऑफ हिज लेगेसी। तो अशोक का जो चिन्ह हमें अपने नेशनल फ्लैग के सेंटर में दिखता है, आपने देखा होगा ना, अशोक चक्र जो है, अशोक का चक्र जो हमारे नेशनल फ्लैग के सेंटर में है, ठीक है, वो हमें डायरेक्ट उसकी लेगेसी को रिमाइंड कराता है। His ideas about rule by moral law and respect for all religion become an inspiration for India's policy of secularism and promotion of peace। तो जो उसकी दया और न्याय के साथ में शासन करने के विचार थे, उनको आज भी आदर्श माना जाता है भारत में, ठीक है। और जो सेकुलरिज्म का इंडिया की जो पॉलिसी है सेकुलरिज्म पे, उसको प्रमोट करता है, सेकुलरिज्म पीस पे। वेलफेयर मेजर्स फॉर सोसाइटी एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स कंटिन्यू टू शेप इंडिया एंड मेक अशोकाज रूल इम्पोर्टेंट इवन टूडे। तो जो अशोक करता था, ठीक है, कि वे लोगों का वेलफेयर देखना, इरिस्पेक्ट ऑफ देयर बैकग्राउंड, वे किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है, इंडिया को आज भी कंटिन्यू शेप देने में अशोक के जो रूल थे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नाउ हिज मैसेज दैट ट्रू विक्ट्री कम्स फ्रॉम विनिंग हार्ट्स। तो उसका मैसेज क्या था कि जो सच्ची सफलता है, जीत है, विक्ट्री है, वो कहाँ से आती है? लोगों के दिलों को जीतने से आती है। जितने आपने लोगों के दिल जीते उतने ही आप सक्सेसफुल हुए। नोट फ्रॉम वायलेंस रिमेन्स रिलेवेंट एंड नेसेसरी इन आवर डाइवर्स एंड चेंजिंग वर्ल्ड। तो जो कि वायलेंस से, झगड़ा करने से, लड़ाई करने से नहीं हो पाता है, इससे इसका कोई महत्व नहीं दिखता। तो ठीक है, अशोक तो जितने ये भी अशोक के आज भी जितनी चीज़ें उसने अशोक ने बताई थी, वे सारी आज भी प्रेजेंट वर्ल्ड में रिलेवेंट रखती हैं और वर्ल्ड को चेंज करने के में अपनी भूमिका निभाती है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। आफ्टर रीडिंग द अबव एडिक्ट ऑफ अशोका, डू यू थिंक ही वाज टॉलरेंट टुवर्ड अदर रिलीजियस बिलीफ्स एंड स्कूल्स ऑफ थॉट? तो यहाँ पर जो ऊपर एडिक्ट लिखा गया है आपकी बुक में 10 स्पीक से लेके, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि उसको पढ़कर आपको ऐसा लगता है कि वे दूसरे धर्मों के धार्मिक विश्वास और विचारधाराओं के प्रति क्या थे? टॉलरेंट, सहिष्णु थे। शेयर योर ओपिनियन इन द क्लासरूम। तो अपनी ओपिनियन को आप क्लासरूम के साथ में साझा करिए। अब पहले जो ऊपर लिखी हुई है मैं उसका आपको मतलब समझा देता हूँ। मैं बुक से पढ़ता हूँ, आप अपनी बुक में ध्यान दीजिए अब कि 10 स्पीक द बिलव्ड ऑफ द गॉड्स द किंग पियदसी। इस प्रकार जो परम प्रिय राजा पियदसी बोलते हैं, माई ऑफिसर्स ऑफ धम्मा आर बिजी इन मैनी मैटर्स ऑफ पब्लिक बेनिफिट। तो जो मेरे धम्म अधिकारी हैं वो कई जनहित के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। दे आर बिजी अमंग मेंबर्स ऑफ ऑल सेक्ट्स बोथ एस्थेटिक्स एंड हाउस होल्डर्स। तो वो कह रहे हैं कि वे सभी संप्रदायों के सदस्यों में, तपस्वी गृहस्थ दोनों में भी बिजी हैं। I have appointed some of concern themselves with the Buddhist order with Brahmins and Ajivak, with the Jains and with various sects। तो वो कह रहे हैं मैंने कुछ को बौद्ध संधि, ब्राह्मणों और आजीवक जैन विभिन्न संप्रदायों में के कार्य में लगाया है। ये सारे उस समय के संप्रदाय थे जिनको लोग मानते थे। बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, ब्राह्मण धर्म था, आजीवक भी एक धर्म था उस समय में, ठीक है। आजीवक धर्म के बारे में आपको कभी मौका मिलेगा तो मैं पूरी छोटी सी इस पर एक वीडियो बना के डालूंगा। बड़ा ही अच्छा था, जो मक्खली घोषाल ने शुरू किया था उस समय में।
ठीक है, तो अब आगे बोल रहे हैं वो, देर आर मैनी कैटेगरीज of officers with a variety of duties, but my officers of Dhamma are busy with the affairs of these and other sects. तो बोल रहे हैं कि जो ये मेरे धर्म अधिकारियों के कई प्रकार हैं, वो सभी संप्रदायों के कार्यों में लगे हुए हैं। अब आपने पूरा पढ़ लिया, अब चलिए इसके बारे में अपना वो लिखते हैं, अपनी राय। तो आफ्टर रीडिंग अशोकाज एडिक्ट, it is clear that he was very tolerant toward different religions and school of thought. तो ऊपर वाले को पढ़ने से हमें एक चीज समझ में आती है कि जो अशोक था वो अन्य धर्मों, धार्मिक विश्वास और विचारधाराओं के प्रति बहुत सहिष्णु थे। अशोक, जो हमने पूरा पढ़ाई से पता चलता है कि उन्होंने सभी धर्मों के लिए बोला है कि सभी जैन हो, बुद्ध हो, ब्राह्मण हो या आजीवक हो या और कोई। नाउ अशोकाज ऑफिसर्स ऑफ धम्मा वर्क टू सपोर्ट नॉट ओनली बुद्धिस्ट। तो जो अशोक के धम्म ऑफिसर थे वो केवल बुद्धिस्ट को ही सपोर्ट नहीं करते थे, बट आल्सो ब्राह्मण्स, आजीवक्स, जैन एंड अदर रिलीजियस ग्रुप। इस तरह दूसरे ग्रुप्स को भी, चाहे उनमें ब्राह्मण हो, आजीवक हो, जैन हो या दूसरे रिलीजियस ग्रुप हो, उनको भी सपोर्ट करते थे। ही वॉन्टेड ऑल सेक्ट्स टू मिंगल एंड रिस्पेक्ट ईच अदर। वे क्या चाहते थे कि सारे जितने भी ये सेक्ट्स हैं वे एक दूसरे के साथ मिंगल अप हो जाएं, आपस में एक दूसरे की इज्जत करें और मिलजुल के रहें। दैट शोज ही बिलीव्ड इन हार्मनी एंड वांटेड एवरीवन टू लिव टुगेदर पीसफुली। तो इसका मतलब क्या था कि वे लोगों में हार्मनी चाहते थे, ठीक है, कि उनमें आपस में हारमोनी रहे और वे एक दूसरे के साथ में रहने से पीसफुली रहना पसंद करें। सच रिलीजियस टॉलरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए यूनाइटेड एंड डाइवर्स कंट्री। तो इस तरह की आपस में जो रिलीजियस टॉलरेंस है कि एक दूसरे के धर्म को महत्व देना, ये एक पूरे बड़े कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। इंडिया आपने देखा ये कितनी डाइवर्स कंट्री है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था एंड इम्पोर्टेंट है। एंड वी कैन सी दैट अशोक वाज ए पायनियर इन इंक्रेजिंग रिस्पेक्ट फॉर ऑल बिलीव्स। तो हम देख सकते हैं कि अशोक एक पायनियर था इस चीज़ में कि आपस में एक दूसरे में इज्जत रिस्पेक्ट बढ़ाने में, उसमें वो बिलीव करता था, इस चीज़ को इंकरेज करता था कि आप एक दूसरे धर्म का सम्मान करें, एक दूसरे की शिक्षाओं का सम्मान करें धर्म की। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज ए राइटिंग सिस्टम दैट वाज वाइडली यूज इन एंशिएंट इंडिया। तो जो ब्राह्मी लिपि थी वो प्राचीन भारत में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एक लिपि थी। Try to learn more about this script, taking help from your teacher wherever required. तो आपको क्या करना है, अपने शिक्षक की, टीचर की हेल्प से इसके बारे में और जानने की आप कोशिश करिए। क्रिएट ए स्मॉल प्रोजेक्ट एंड इंक्लूड व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट ब्राह्मी। तो आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाइए जिस पर आपने ब्राह्मी लिपि के बारे में जो कुछ भी सीखा है वो सब कुछ आप शामिल करिए। तो चलिए इसको शामिल करते हैं। Brahmi script is one of the oldest writing system in India and was used around the 3rd century BC, especially during Ashoka's time. तो ब्राह्मी लिपि के बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि ये प्राचीन भारत की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है और इसका यूज कब से शुरू हुआ? अराउंड 3rd सेंचुरी BC से इसका यूज शुरू हुआ, स्पेशली अशोक के टाइम में। इट इज़ रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट से राइट को लिखी जाती है। हम क्या लिखते हैं, हम राइट से लेफ्ट को लिखते हैं, बट ब्राह्मी ऐसे लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट। इज द एंसेस्टर ऑफ मैनी मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स। तो ये बहुत सारी जो हमारी मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट हैं उनकी एंसेस्टर क्या होता है? पेरेंट्स, जन्मदाता है। इंक्लूडिंग देवनागरी, तमिल एंड बंगाली, जिसमें देवनागरी भी है हमारी हिंदी की, तमिल भी है और बंगाली भी है। ईच लेटर इन ब्राह्मी जनरली स्टैंड फॉर ए कॉन्स्टेंट विद एन एडेड शॉर्ट ए वोवल, कॉन्सोनेंट। तो अब बोला गया है कि जो ब्राह्मी लिपि होती है उसमें प्रत्येक अक्षर में सामान्यतः एक व्यंजन जो कॉन्सोनेंट है तथा उससे जुड़ी एक आ स्वर ध्वनि होती है, ठीक है, अ वोवल की। अदर वोवल्स आर शोन बाय एक्स्ट्रा मार्क्स।
दूसरे वोवल्स हैं वो एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ में शो किए जाते हैं। द स्क्रिप्ट वाज यूज फॉर ऑफिशियल इंक्रिप्शन ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। तो इस स्क्रिप्ट्स को कहाँ यूज किए करते थे? ऑफिशियल इंक्रिप्शन लिखने में, कोई ऑफिशियल जानकारी है और जिसको रॉक्स और पिलर पे लिखते थे। स्प्रेडिंग मैसेज अबाउट लॉ एंड धम, तो इनके द्वारा वे लोगों में लॉ और धम के मैसेज को स्प्रेड करते थे, फैलाते थे। स्टडिंग ब्रह्मी हेल्प हिस्टोरियंस टू डिकोड मैनी सीक्रेट्स अबाउट अर्ली इंडियन हिस्ट्री एंड लैंग्वेजेस। अब जैसे ही जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया, पढ़ना सीख लिया, तो बहुत सारे सीक्रेट जो कि इंडियन हिस्ट्री के लैंग्वेज से रिलेटेड थे वे सारे उन्होंने उनको सोल्व करने में इनको मदद मिली। एज वेल एज टू रीड अशोकाज एडिक्ट दैट टेल अस अबाउट लाइफ एंड बिलीव इन दोज टाइम्स, जिसके साथ जिसमें बहुत सारे जो अशोक के भी एडिक्ट्स हैं जिनमें लाइफ के और बिलीफ सिस्टम के बारे में उस समय के लिखा हुआ है। तो उन सबको पढ़ने में हमें सहायता मिली, समझने में। जैसे ही हमारे वालों ने इन्होंने जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया कि इसको कैसे पढ़ना है। सपोज यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम कोसाम्बी टू कावेरीपट्टनम इन द 3rd सेंचुरी BC। तो मान लीजिए कि आपको 3rd सेंचुरी BC में कोसाम्बी से कावेरीपट्टनम जाना है। हाउ वुड यू अंडरटेक दिस जर्नी एंड हाउ लॉन्ग वुड यू एक्सपेक्ट इट टू टेक विद रीजनेबल हॉल्ट ऑन द वे। तो आप इस यात्रा को कैसे करेंगे और रास्ते में आराम करने के लिए आप किन किन जगह का चुनाव करेंगे, ठीक है, और यह यात्रा आपकी कितने दिन में पूरी होगी। तो इसके बारे में आप अच्छे से सोच के खुद भी लिख सकते हैं। चलिए एक छोटा सा आपको हेल्प के लिए मैंने इसमें लिख दिया है। इफ़ आई हैड टू ट्रेवल फ्रॉम कौशाम्बी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, टू कावेरीपट्टनम, जो कि आज के तमिलनाडु में है, इन 3rd सेंचुरी BC, ठीक है, आई वुड मोस्टली ट्रेवल बाई लैंड यूजिंग ब्लक कार्ट और ऑन फुट, स्टॉपिंग एट टाउन एंड विलेजेस फॉर फूड एंड रेस्ट। तो मैं क्या करूँगा, मैं मोस्टली ट्रेवल करूँगा ब्लक कार्ट से और या फिर पैदल, तो जिसमें मैं जो बीच में टाउन आएंगे, विलेज आएंगे, उनमें खाने के लिए और आराम करने के लिए रुकूंगा। देयर वर नो ट्रेन्स और बसेस बैक देन, क्योंकि उस समय में कोई ट्रेन या बस नहीं चलती थी। समटाइम्स आई माइट ट्रेवल पार्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑन रिवर बाई बोट इफ़ ए सुटेबल रिवर वाज अवेलेबल। तो कभी कभी मैं बोट में भी ट्रेवल करूँगा अगर वो मेरे लिए सुटेबल होगा, तो कि वो मेरी जर्नी वो रिवर मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक पहुँचाने में मदद करेगी तब। द जर्नी वुड बी वेरी लॉन्ग, प्रोबेबली टेकिंग सेवरल वीक्स और इवन मोर देन ए मंथ। तो जो ये यात्रा है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, इसमें कुछ सप्ताह या कुछ महीने भी लग सकते हैं, 1 महीने से ज़्यादा भी। As people and animal got tired quickly and the road were not always straight और smooth, जैसा कि आदमी और जानवर अगर ब्लॉक काट लेगा और खुद पैदल चलेगा तो वो क्या थक भी जाते हैं, और रोड हमेशा सीधे नहीं होते हैं और स्मूथ नहीं होते हैं। Along the way I would need to stop to bath, cook and wait out bad weather at inns और धर्मशालाज built by king like अशोका। तो रास्ते के साथ साथ जैसे कि जो सम्राट अशोक था उन्होंने बहुत सारी धर्मशालाएं बना रखी थी, लोगों के रुकने के लिए विश्राम स्थल बना रखे थे। अगर वेदर ख़राब हो जाएगा, बारिश आ जाएगी, धूल भरी आंधी की इस तरह की चीज़ें होंगी, तो मैं इनमें नहाने के लिए, कुकिंग के लिए या आराम करने के लिए इनमें भी रुकूंगा। तो ट्रेवल इन एंशिएंट टाइम वाज स्लो एंड डिफ़िकल्ट बट इट हेल्प डिफरेंट रीजन्स टू कम इन कॉन्टेक्ट एंड लर्न। तो पुराने समय में एंशिएंट टाइम में जो ट्रेवल था वो बहुत ही स्लो था, लेकिन इसने अलग अलग रीजन के लोगों को साथ में लाने में बहुत मदद की और एक दूसरे से सीख में, लर्न फ्रॉम वन अनदर, और एक दूसरे को एक दूसरे से सीखने में कोई, क्योंकि जो दूसरी जगह का आदमी पैदल चल के जाता था पहले, वो वहाँ पे कुछ दिन रुकता था, आराम करता था, दूसरे लोगों के साथ में बातें करता था, तो वो अपने एक्सपीरियंस या अपनी जगह की चीज़ें वहाँ पे शेयर करता था, और वहाँ पे अगर कोई नई चीज़ है तो उसको अडोप्ट करके फिर अपने यहाँ बताता था, या दूसरी जगह जहाँ जाता था वो वहाँ पे बताता था, उसको शेयर करता था। तो इस तरह से जो एंशिएंट टाइम में ट्रेवल था
वो बहुत सारे रीजन के लोगों को पास में लेके आता था और एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें फैलाने में भी मदद करता था। आज की तरह नहीं कि आपको कौशाम्बी से, यूपी से या दिल्ली से आपको तमिलनाडु जाना था तो आप बाई एयर हवाई जहाज में बैठे और उड़ के 2 घंटे में चले गए। इसमें आपने रास्ते में कुछ देखा ही नहीं कि रास्ते में क्या है, कि कैसे लोग हैं, क्या कल्चर है। तो इस तरह से उस समय में जो लोग यात्रा करते थे वो बहुत सारी चीज़ें जानते थे, समझते थे, कुछ नया सीखते थे, कुछ दूसरे लोगों को नया बताते थे। तो इस तरह से इस चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।